हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग 11 जून की करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन 11 जून की करंट अफेयर्स को पहले डेली की तरह हम लोग प्रीवियस यानी कि कल की 10 जून की करंट अफेयर्स को पहले क्या करेंगे, सेशन में रिवाइज करेंगे, तब हम लोग 11 जून की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। इसमें आपकी मैथ की क्लास नहीं हो पा रही। कल से सर आपकी मैथ की क्लास नहीं ले पा रहे, उनके मोबाइल में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। उनके मोबाइल में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, ट्राई स्टार की ईमेल आईडी से रिलेटेड कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, उसको सही करने में हमारी टीम लगी हुई है। आप परेशान ना हो, जल्द से जल्द उसको प्रयास किया जाएगा कि उसको सही किया जाए। हमारी एक्सपर्ट टीम लगी हुई उस चीज़ पे काम कर रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कल की क्लास का फिर से रिवाइज करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ट्राई स्टार क्लासेस गाइडेंस टुवर्ड सक्सेस डेली करंट अफेयर्स 10 जून 2022। आइए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। इन विच सिटी जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड द सूफी फेस्टिवल इन जून 2022। जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग ने जून 2022 में किस शहर में सूफी फेस्टिवल का आयोजन किया है? जम्मू और कश्मीर यदि टूरिस्ट डिपार्टमेंट करेगा तो किस शहर में करेगा? ध्यान रखना कि जम्मू और कश्मीर की कैपिटल क्या होती है बच्चों? श्रीनगर होती है। तो जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग ने श्रीनगर में सूफी महोत्सव का आयोजन किया है। ध्यान रखेंगे। इस महोत्सव का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस त्योहार का उद्देश्य कश्मीर घाटियों में सूफियों और ऋषियों की शिक्षा को उजागर करना और उनका क्या करना, प्रचार प्रसार करना। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग ने श्रीनगर में सूफी महोत्सव का आयोजन किया। ओके, ये 3 दिवस का त्योहार है, ये 3 दिवस का फेस्टिवल है और इसको उद्घाटन कश्मीर के उपराज्यपाल आर भटनागर के सलाहकार द्वारा किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर पढ़ें। अच्छा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पता है गवर्नर कौन है? वहां के गवर्नर है मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पर, इन विच सिटी द सेकेंड एडिशन ऑफ अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड? जिला कौशल विकास योजना, डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग का मतलब है जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? हमने बताया था कल आपको कि डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, यानी कि डेवलपमेंट की शुरुआत किससे होती है? दिल्ली से होती है। डिस्ट्रिक्ट की किससे शुरुआत होती है? दिल्ली से होती है। तो ध्यान रखेंगे, जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ओके, तो ध्यान रखेंगे किस चीज से याद रख सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग से याद रख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में भी डी आ रहा है, डेवलपमेंट में भी डी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन 9 जून 2022 हैंडेड ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स टू ब्लैंक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी। किस देश को सौंपी? वियतनाम को। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को 9 जून को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट से सौंपी हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। इनके दोनों देशों के बीच में, वियतनाम और भारत के रक्षा मंत्री दोनों देशों के बीच में क्या हो, रक्षा सेनाओं को मजबूती करने के लिए इन्होंने अपना एक विजन स्टेटमेंट भी लॉन्च किया। उसी विजन स्टेटमेंट के तहत
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स भी सौंपी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Question number 4. Who has been appointed as the CEO of प्रसार भारती in June 2022? जून 2022 में प्रसार भारती का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती का सीईओ के बारे में बात करें यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये है मयंक अग्रवाल। इसको याद रखने का तरीका हमने बताया था, प्रसार में पी आ रहा है, मयंक में एम आ रहा है, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, जिसको याद रख सकते हैं। प्रसार यानी कि प्रधानमंत्री और मयंक अग्रवाल यानी कि मंत्री। तो प्रसार भारती के सीईओ कौन है? वो है मयंक अग्रवाल है बच्चों। ओके, ध्यान रखेंगे। जबकि प्रसार भारती की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 23 नवंबर 1997 को। 23 नवंबर 1997 को क्या हुई? प्रसार भारती की स्थापना हुई। प्रसार भारती के हेडक्वार्टर के बारे में बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली पे। ओके, तो प्रसार भारती के हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली पे। जबकि सीईओ कौन बनाए गए प्रसार भारती के? ये बनाए गए मयंक अग्रवाल। प्रसार से पी याद रख सकते हैं, मयंक में एम आ रहा है तो पीएम से याद रख सकते हैं। ओके जी। प्रसार भारती के बारे में बात करें तो ये एक संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है और इसमें दूरदर्शन, टेलीविजन नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो भी क्या है? शामिल है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे? किस दिन को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जून को। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि थीम के बारे में बात करें, इसकी 2022 की थीम क्या है? थीम है एक्रेडिटेशन, सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट। तो ध्यान रखेंगे, विश्व प्रत्यायन दिवस हर साल 9 जून को मनाया जाता है। ओके, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? 9 जून को। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन जून 2022, जून 2022 में who launched Enocovax, India's first homegrown COVID-19 vaccine for animals produced by the ICAR National Research Center on Equines in हरियाणा। जून 2022 में एनोकोवैक्स किसने लॉन्च किया? एनोकोवैक्स क्या है कि इंडिया यानी कि भारत की पहली एक होम ग्रोन कोविड-19 वैक्सीन है। किसके लिए? जानवरों के लिए, जो कि आईसीएआर के द्वारा क्या की गई है? प्रोड्यूस की गई। तो ध्यान रखेंगे, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि हु लॉन्च्ड एनोकोवैक्स, इंडियाज फर्स्ट होम ग्राउंड कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। एनोकोवैक्स वैक्सीन किसने लॉन्च की? जो इंडिया की पहली होम ग्राउंड कोविड-19 वैक्सीन है जानवरों के लिए, ये लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने लॉन्च किया है? जबकि ये वैक्सीन प्रोड्यूस की गई है आईसीएआर नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन हर्क्यूज इन हरियाणा में। जबकि इसके यानी कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया है? इसको लॉन्च किया है कोवैक्स को। ओके, ये जानवरों के लिए सुरक्षित है, जैसे कि कुत्ता हो गए, शेर हो गए, तेंदुआ हो गए, चूहा हो गए, खरगोश हो गए। कंपनी के अनुसार इन सभी के लिए वैक्सीन क्या है? पूरी तरह से टोटली सेफ है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पीसीएस प्री के क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियन राइनो। भारतीय गैंडे के संबंध में स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको दो बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज लिस्टेड एज endangered on the IUCN Red List. Statement B, nearly 85% of the global Indian rhinoceros population is concentrated in Assam. Which of the statement given above are correct? A, B या both A and B या ना neither A nor B? बताएं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो भारतीय गैंडे के संदर्भ में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला ये कहा गया है कि इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नंबर सेकंड कह रहा है
कि वैश्विक भारतीय गैंडों की लगभग 85% आबादी कहाँ पे केंद्रित है? असम में केंद्रित है। तो अब ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं आपके हिसाब से। तो हम बात कर लें तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? कि इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट एंड शेड्यूल 1 एनिमल इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जी, तो इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में IUCN की रेड लिस्ट और अनुसूची प्रथम पशु में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट ये भी सही है कि वैश्विक भारतीय गैंडों की लगभग 85% आबादी कहाँ पे है? असम में केंद्रित है। किस नेशनल पार्क में? जहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में 70% क्या है? गैंडे हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टेटमेंट बी इज द राइट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडियन राइनो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी कि FRBS, इसके संबंध में स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है? They are bright flashes of light that appear for a few milliseconds and then vanish। तो फास्ट रेडियो बर्स्ट के हिसाब से यानी कि स्टेटमेंट का पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि दे आर ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट, वे प्रकाश की चमकदार चमक हैं, प्रकाश की चमकदार चमक हैं जो कुछ मिली सेकेंड तक दिखाई देती हैं, इसके बाद फिर क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं। अच्छा, स्टेटमेंट बी ये कह रहा है कि द सोर्सेस ऑफ FRBs आर द सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार्स लेफ्ट ओवर आफ्टर अ सुपरनोवा। FRB के स्रोत सुपरनोवा के बाद बचे हुए सुपर डेंस न्यूट्रॉन तारे हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो FRB के हिसाब से देखा जाए तो FRB के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं स्क्रीन पर, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहली बात तो ये प्रकाश की चमकदार चमक है जो कुछ मिली सेकेंड तक दिखाई देती हैं, इसके बाद क्या हो जाती हैं? ये गायब हो जाती हैं। और जबकि FRB के स्रोत सुपरनोवा के बाद बचे हुए सुपर डेंस क्या होते हैं? न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके रिकॉर्डिंग के अनुसार दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे हैं? करेक्ट हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे है, आंसर है बोथ ए एंड बी। ओके, जबकि पहली FRB की खोज कब की गई? पहली FRB की खोज की गई थी 2007 में। कब की गई? 2007 में की गई। फास्ट रेडियो बर्स्ट की पहली खोज 2007 में की गई। ओके, सिंस देन 140 मोर डिस्कवर्ड अंटिल जून 2021। तब से जून 2021 तक 140 और क्या किए गए? खोजे गए। ओके, the astronomers have suggested that the candidates for a source of FRBs are the super-dense neutron stars left over a supernova or magnetar। खगोलविदों ने सुझाव दिया है कि FRB के स्रोतों के लिए उम्मीदवार सुपरनोवा या मैग्नेटार्स के बाद छोड़े हुए सुपरडेंस न्यूट्रॉन सितारे हैं। जबकि मैग्नेटार क्या होता है? मैग्नेटार एक प्रकार का न्यूट्रॉन स्टार होता है। वे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली क्या होती है? चुंबक हैं। उनके चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में 5000 ट्रिलियन गुना अधिक शक्तिशाली हैं। तो ध्यान रखेंगे फास्ट रेडियो बर्स्ट के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं? एकदम करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कोल इन इंडिया। भारत में कोयला के संदर्भ में ये स्टेटमेंट दिया गया है। किस संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए? किसके रेफरेंस में? विद रेफरेंस टू कोल इन इंडिया, कोयला के संबंध में। आइए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है? कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। पहला कह रहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया इंक्लूड रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में झारखंड में रानीगंज,
झरिया, धनबाद और बोकारो शामिल हैं। अब ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट दोनों में से सही है। बच्चों बात करने अगर तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक देश है, ऐसा नहीं है बच्चों। भारत विश्व में यदि कोयला उत्पादक देश के बारे में बात करें तो कोयला का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में किया जाता है? ये किया जाता है चीन में, जिसका यानी कि उत्पादन 3,942 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो 2.5% की वृद्धि है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत हो गया। हमारे हिसाब से कि चाइना विश्व में कोयला उत्पादक का सबसे बड़ा देश है, यहाँ लिखा इंडिया। तो जाहिर सी बात है कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा आपका, और अगला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में झारखंड में रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो शामिल हैं। और कोयला को आप जानते हैं 4 रैंक में डिवाइड किया गया है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेटमेंट सेकेंड इज द राइट स्टेटमेंट। ओके, तो इंडिया नहीं है, यहाँ पे कौन है बच्चों, चाइना है। का कुल उत्पादक कितना पहुंच गया है, 3,942 टन पहुंच गया, जो कि 2.5% की वृद्धि है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बायोडाइवर्सिटी पार्क इज being developed in the Sirumalai hill range. The hill range is located in which of the following states? सिरुमलाई हिल श्रृंखला में एक जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क डेवलप किया जा रहा है। इस हिल रेंज में किस राज्य में स्थित है? एक सिरुमलाई पहाड़ी पे क्या किया जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी पार्क डेवलप किया जा रहा है। ये बताना कि हिल रेंज जो है पहाड़ी पर्वत श्रृंखला है, किस राज्य में स्थित है। ये स्थित है बच्चों कहाँ पे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में 60,000 एकड़ में ये पहाड़ी क्या हुई है, फैली हुई है। तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी पार्क सिरुमलाई हिल रेंज पर डेवलप किया जा रहा है, जबकि इस हिल रेंज की किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है बच्चों तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में 60,000 एकड़ पे ये सिरुमलाई पहाड़ी क्या है, फैली हुई है। ये तो थे आपके कल के करंट अफेयर्स के क्लास के क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं 11 जून की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। आइए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ट्राई स्टार क्लासेस गाइडेंस टुवर्ड सक्सेस डेली करंट अफेयर्स 11 जून 2022 बाय अंबुज सर। कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से कोई भी समस्या हो, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। Which country has released world's most detailed map of moon? Which country has released world's most detailed map of moon? किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? किस कंट्री ने दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है चंद्रमा का दुनिया का? ये किया है, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून रिलीज करने वाला कौन कंट्री है? ये है चाइना है बच्चों। कौन है? चाइना है। इस न्यू मैप को सबसे पहले पब्लिश किया गया था साइंस बुलेटिन के द्वारा 30 मई 2022 को। तो इस न्यू मैप को सबसे पहले डेवलप कब किया गया था? साइंस बुलेटिन के द्वारा 30 मई 2022 को किया गया था। तो ध्यान रखेंगे कि चीन देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर। In which city PM Narendra Modi has inaugurated the headquarters of the Indian National Space Promotion and Authorization Center in Space? किस शहर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर
के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखेंगे, सीधी सीधी बात कह रहा है कि इन स्पेस, यानी कि इन स्पेस का हेडक्वार्टर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में किया है? तो ये किया है बच्चों अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पे? गुजरात पे। तो ध्यान रखेंगे। इन स्पेस की स्थापना कब की गई? इन स्पेस की स्थापना के बारे में बात करने, इसकी स्थापना जून 2020 में की गई बच्चों। कब की गई? जून 2020 में की गई है। ओके, तो ध्यान रखेंगे इन स्पेस का हेडक्वार्टर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में उद्घाटन किया है? उद्घाटन किया अहमदाबाद में। इन स्पेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी जून 2020 में हुई थी। ओके, it is an autonomous and single window nodal agency in the Department of Space for the promotion, encouragement and regulation of space activities of both government and private entities। यह अंतरिक्ष विभाग में सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रचार, प्रोत्साहन और विनियमन के लिए एक स्वायत्त और एकल विंडो नोडल एजेंसी है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Who has been appointed as ambassador of the Indo-UK Culture Platform, the Season of Culture, which marks the 75th anniversary of India's independence? भारत यूके संस्कृति मंच, भारत यूके इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म, द सीजन ऑफ कल्चर, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं एनिवर्सरी का प्रतीक है, के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडो यूके प्लेटफॉर्म, इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म द सीजन ऑफ कल्चर, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है ए आर रहमान को। किसको किया गया है? ए आर रहमान को नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे एम्बेसडर है ये। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप अ 4-member पैनल टू गिव रिकमेंडेशंस टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग? किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए सिफारिशें देने के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? ये किया है बच्चों तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु गवर्नमेंट has set up a 4-member panel to give recommendation to online gaming. Okay, पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? मद्रास से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के चंद्रू कर रहे हैं इस पैनल की, जबकि अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के चंद्रू कर रहे हैं। ओके, तो तमिलनाडु ने नवंबर 2020 में दांव के साथ ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था? नवंबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन प्रोविजन वाज स्ट्रक डाउन बाय द मद्रास हाई कोर्ट इन अगस्त 2021। लेकिन अगस्त 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था कि ऑनलाइन गेमिंग पे आप लोग क्या कर सकते हैं? स्ट्रक नहीं कर सकते हैं। ओके, जबकि तमिलनाडु सरकार ने तो लगा ही लिया था कि नवंबर 2020 से लगा लिया था कि अब क्या पे यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग दाव के साथ क्या कर दिया गया? पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ? इस प्रोविजन को, इस प्रावधान को मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 12 new conservation reserves and 3 wildlife sanctuaries in June 2022? किस राज्य सरकार ने जून 2022 में 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि संरक्षण भंडार और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मंजूरी दी है? ये दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। किस सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने। ओके,
तो महाराष्ट्र सरकार के स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने 6 जून 2020 को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में ये कहा गया था कि 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्या कर दी गई है, मंजूरी दी गई है। तो ध्यान रखेंगे किसकी अध्यक्षता में कहा गया था, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में इसे कहा गया था। कैपिटल के बारे में बात कर ले, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई होती है और गवर्नर यहाँ के कौन है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। जबकि सिक्स रेशियो कितना है, 1000 में 929 है। ओके, 1000 में कितना है, 929 है। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जून 2022 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल की अवधि के लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। लोकपाल होता है ओम्बड्समैन। क्या होता है, ओम्बड्समैन। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ओम्बड्समैन फॉर अ 2-year टर्म अंडर द मनरेगा। पहली बात तो मनरेगा, मनरेगा की फॉर्म याद कर लें, क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम स्कीम। तो इसके तहत 2 साल की अवधि के लिए लोकपाल के रूप में एनजे ओझा को क्या किया गया है बच्चों, नियुक्त किया गया है। किसको, एनजे ओझा को। तो मनरेगा के तहत 2 साल की अवधि के लिए लोकपाल के रूप में एनजे ओझा को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पीसीएस प्री की यानी कि यूपीएससी के क्वेश्चन, इस तरह करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं आज, जैसा कि पीसीएस प्री का एग्जाम भी है ना। जी हाँ, तो पढ़ें बच्चों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग संत कबीर। संत कबीर के संबंध में क्या किया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है। किसके संबंध में, संत कबीर के संबंध में स्टेटमेंट दिया गया है। रिगार्डिंग संत कबीर, पहला स्टेटमेंट पढ़ें, क्या लिखा है, ही वाज ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ सगुन ट्रेडिशन ऑफ भक्ति मूवमेंट। वे भक्ति आंदोलन की सगुण परंपरा के एक प्रमुख सदस्य थे। अच्छा, पहला स्टेटमेंट ये कहा गया संत कबीर के रिगार्डिंग कि वे भक्ति आंदोलन की सगुण परंपरा के एक प्रमुख सदस्य थे। सेकेंड स्टेटमेंट कहा गया था मेंबर्स ऑफ कबीर पंथ ट्रीट द बीजक एज देयर होली स्क्रिप्चर। कबीर पंथ के सदस्य बीजक को अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं। यानी कि कबीर पंथ के सदस्य बीजक को अपना क्या मानते, पवित्र ग्रंथ मानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। दो स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट था कि भक्ति आंदोलन की सगुण परंपरा के प्रमुख सदस्य थे कबीर संत। दूसरा क्या था कि कबीर के जो कबीर पंथ के सदस्य थे वो बीजक को अपना क्या मानते थे, पवित्र ग्रंथ मानते थे। तो आप बताना है आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखा जाए संत कबीर के हिसाब से स्टेटमेंट बी इज द राइट आंसर। क्या है, स्टेटमेंट बी कैसा है, राइट है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कैसा है, रॉन्ग है। भक्ति आंदोलन के भीतर एक शाखा निर्गुणी परंपरा थी और संत कबीर इसके प्रमुख सदस्य थे। ओके, किसके, निर्गुण परंपरा के अनुसार, ना कि सगुण परंपरा के अनुसार। अगर यहाँ पे निर्गुण परंपरा होता, निर्गुण निर्गुण ट्रेडिशन होता तो ये ऑप्शन ही हमारा क्या होता, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे सगुण कर दिया है। तो भक्ति आंदोलन के भीतर एक शाखा निर्गुण परंपरा थी और संत कबीर इसके प्रमुख सदस्य थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग संत कबीर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कार्बन बम। कार्बन बम वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। कार्बन बम को हाल ही के खबरों में देखा गया। अच्छा भाई,
कार्बन बम को हाल ही के खबरों में देखा गया। क्या है? इट इज एन ऑयल और गैस प्रोजेक्ट दैट विल रिजल्ट इन एट लीस्ट अ बिलियन टन्स ऑफ CO2 इमिशंस ओवर इट्स लाइफ टाइम। यह एक तेल या गैस परियोजना है जिसके रिजल्ट यानी के परिणाम स्वरूप अपने जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन CO2 उत्सर्जन होगा। ये एक तेल या गैस परियोजना है जिसके परिणाम स्वरूप अपने जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन CO2 उत्सर्जन होगा। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है? द नेटवर्क वर्किंग टुवर्ड्स द गोल ऑफ डिफ्यूजिंग द कार्बन बम इज कॉल्ड लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव। कार्बन बम को फैलाने के लक्ष्य की दिशा में काम करने वाले नेटवर्क को लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव कहा जाता है। तो कार्बन बम के बारे में जो हाल ही के खबरों में देखा गया, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिखाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट कैसे यहाँ पे करेक्ट है। तो तेल या गैस परियोजना है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कम से कम 1 अरब टन CO2 उत्सर्जन होता है। और कार्बन बम को फैलाने की लक्ष्य की दिशा में काम करने वाले नेटवर्क को लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन बम के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, एकदम करेक्ट हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। अब अगला स्टेटमेंट किससे संबंधित है? नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति से संबंधित अब स्टेटमेंट दिया गया है। पढ़े स्टेटमेंट को। एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया विल बी द एपेक्स गवर्निंग बॉडी। एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सर्वोच्च शासी निकाय होगा, एपेक्स गवर्निंग बॉडी होगा। सेकेंड, द AFSI यानी कि फुल फॉर्म करें बात करें तो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया विल बी एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। कल ही हम जब हमारी सेशन लगा हुआ था तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के संबंध में किस मंत्रालय के तहत है ये होता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत क्या होता है, एक स्वायत्त निकाय होता है, ऑटोनॉमस बॉडी होती है। तो ध्यान रखेंगे नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे करेक्ट हैं। तो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है, एक एपेक्स गवर्निंग बॉडी है। और AFSI क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत क्या है, एक स्वायत्त निकाय होगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दोनों सही हैं। तो ऑप्शन बोथ A and B स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से रेट करें। महाराष्ट्र इज वंस अगेन द टॉप शुगर प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया आफ्टर 5 ईयर्स। महाराष्ट्र 5 साल बाद एक बार फिर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य है। विद रेफरेंस टू इट, इसके संदर्भ में कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र 5 साल बाद एक बार फिर से भारत का शीर्ष यानी कि टॉप शुगर प्रोड्यूसर स्टेट बन गया है। अच्छा, आगे क्या है? पहला स्टेटमेंट, महाराष्ट्र हैज बीन रिसीविंग मोर देन सफिशिएंट रेन वाटर सिंस 2019 ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान 2019 से महाराष्ट्र में पर्याप्त से अधिक जल वर्षा प्राप्त हो रही है, यानी कि अधिक पर्याप्त से ज्यादा यूजफुल से ज्यादा भी 2019 से दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान महाराष्ट्र में अत्यधिक वर्षा हो रही है। पहला स्टेटमेंट तो हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, एक्सेस रेन्स आर एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व्हिच इनकर्ड हैवी लॉस ऑफ शुगर केन क्रॉप्स। अत्यधिक वर्षा उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है जिससे गन्ने की फसलों को क्या हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। जब भारी नुकसान हुआ है तो टॉप शुगर प्रोड्यूसर
स्टेट तो बन ही नहीं सकता, है ना। बिल्कुल यहाँ पे इस संबंध में दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे हैं, एकदम करेक्ट हैं। तो महाराष्ट्र एक बार फिर से टॉप प्रोड्यूसर स्टेट बन गया है भारत का 5 साल बाद, क्योंकि महाराष्ट्र ने जरूरत से ज्यादा 2019 से दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान अत्यधिक वर्षा को क्या किया है, प्राप्त किया है। जबकि उत्तर प्रदेश के संबंध से देखा जाए, अत्यधिक वर्षा उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है, जिससे गन्नों की फसलों का क्या हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू गिवन स्टेटमेंट। ओके, ये थे हमारे करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास के सेशन के क्वेश्चन। कल फिर मुलाकात करते हैं नई करंट अफेयर्स के यानी कि नए क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक बने रहिए। क्लास को यहीं से ऑफ करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।